हेलो एवरीवन। आपको पता है कि आप क्लास 10th से प्रमोट होकर 11th में आ गए ड्यू टू कोविड। और ये आपकी बुक है बायोलॉजी की। जो बायो अब तक आपने पढ़ा है उन्हीं टॉपिक को अब और ज़्यादा डिटेल में 11th में आप पढ़ेंगे। तो हम बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, आपको पता है ये एनसीईआरटी सिलेबस है, तो हम चैप्टर फर्स्ट लेते हैं। एंड योर चैप्टर फर्स्ट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। यूनिट फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसका चैप्टर फर्स्ट है द लिविंग वर्ल्ड। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर फर्स्ट, लिविंग वर्ल्ड। ओके, लिविंग वर्ल्ड आपको पता है a lot of variety, a lot of variations you are going to watch in your living world। जिस वर्ल्ड में आप रहते हैं वहाँ आप बहुत सारी वेरिएशंस देखते हैं, ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी वैरायटी देखते हैं आप। और ये ऑर्गेनिज्म की वैरायटी पानी में, ओशंस में, जंगल में, मरुस्थल में, डेजर्ट में, फ्रेश वाटर में, मराइन वाटर में, हर जगह ऑर्गेनिज्म की भरमार पड़ी हुई है, वैरायटी पड़ी हुई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। इसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। इसी को बायोडाइवर्सिटी। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल स्ट्रक्चर, सेल से बना है। एक सेल से बनने वाले आपको पता ही है यूनिसेलुलर, और एक से ज़्यादा सेल से बनने वाले मल्टीसेलुलर कहलाते हैं। तो ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल। तो सेल के अंदर ही सारे फंक्शंस होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग रखने के लिए। तो लिविंग है क्या? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग? दैट वी आर गोइंग टू एक्चुअली स्टडी। ओके, तो व्हाट इज़ लिविंग टॉपिक है, व्हाट इज़ लिविंग। क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ लिविंग, तो आपका आंसर यही होगा, अभी तक आपने बचपन में पढ़ा है कि वो सारी चीज़ें लिविंग है जो ग्रोथ करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, उनमें एनवायरनमेंट के प्रति एनवायरनमेंट एबिलिटी है, सेंस टू एनवायरनमेंट, वो रिस्पॉन्स करते हैं, उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, सेल्फ रेप्लिकेट होती हैं, ये सब भी हम ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन क्या सच में ग्रो करना एज अ डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? ग्रो तो आपको पता है पहाड़ भी करता है, पहाड़ भी वृद्धि करता है, बढ़ता है। कैसे? फ़र्क इतना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरनल ग्रो करते हैं और पहाड़ या बाकी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग, पानी भी बढ़ता है, बारिश आ गई तो पानी बढ़ेगा। पहाड़ है तो समय दर समय जब उसके ऊपर थोड़ा मिट्टी की परत जमती जाएगी तो वो भी ऊंचा होते जाएगा और बढ़ते जाएगा। तो बढ़ना एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है क्या? नहीं। हाँ, ये कैरेक्टर जरूर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ें भी बढ़ती हैं। हाँ, लिविंग चीज़ें सेल्स के मल्टीप्लाई होने से बढ़ती हैं, और नॉन लिविंग चीज़ें उनकी सतह के ऊपर जमने वाली मिट्टी या धूल से बढ़ते हैं, या उनके ऊपर जमा होने वाले सब्सटेंस से बढ़ते हैं। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर जमा होने वाले सब्सटेंस से बढ़ते हैं, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन मास, इंक्रीजिंग नंबर, उसी को ग्रोथ कैरेक्टर दिया जाता है। जो संख्या में और भार में बढ़े, तो भार में तो एक पहाड़ भी बढ़ जाता है, पानी भी वजन में बढ़ जाता है। दैट इज़ नॉट अ फंडामेंटल कैरेक्टर। ये एक स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, कैरेक्टर है, आप कह सकते हैं। तो आपको जस्ट मैंने बताया सैंड ड्यून्स, माउंटेन, ये भी बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। तो ग्रोथ, इज इट अ डेफिनेट प्रॉपर्टी? तो ग्रोथ देयरफॉर कैनॉट बी टेकन एज अ डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो नेक्स्ट लेते हैं ग्रोथ होता कैसे है? रिप्रोडक्शन से। रिप्रोडक्शन एक सेल का एक से अनेक सेल में डिवाइड होना। सेल अपने आप को डिवाइड करती जाती हैं, संख्या में बढ़ती जाती हैं, तो उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है और सेल डिवाइड होती हैं। रिप्रोडक्शन ऑन द बेस ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल, कितने इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके बेस पे रिप्रोडक्शन दो टाइप की है। तो सबसे पहले लेते हैं रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। क्या है रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन? यंग वंस आर प्रोड्यूस्ड या ऑफ स्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंट्स। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफ स्प्रिंग या
प्रोजेनेसी बाय पेरेंट्स, पेरेंट्स के द्वारा अपने ऑफ इट्स ओन काइंड अपने ही तरीके का एक प्रोजेनेसी पैदा करना। अब वो दो तरीके के इंडिविजुअल के पार्टिसिपेशंस के आधार पे, पेरेंट के पार्टिसिपेशंस के आधार पे ये दो टाइप के रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल एंड नॉन सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट पार्टिसिपेट करता है और रिप्रोडक्शन करता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोजेनेसी को पैदा करते हैं या ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हैं। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, बर्डिंग है, आपके बाइनरी फीजन है, जो बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन में आगे बटा हुआ है, तो फिजन है, बर्डिंग है, फर्मेंटेशन है, फ्रैगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है। ओके, ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता ही है, गैमेट बनते हैं, गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद प्रोजेनेसी प्रोड्यूस होती है। तो रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं, लेकिन उन लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या जो रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो फिर वो नॉन लिविंग है क्या? जैसे कि खच्चर, आप माउल को लेंगे, खच्चर को लेंगे तो खच्चर रिप्रोड्यूस नहीं करता, मोल रिप्रोड्यूस नहीं करता। स्टेलाइज वर्कर बीज, ये भी स्टेलाइज होते हैं, ये भी बच्चे पैदा नहीं करते। तो हमने तो अभी जस्ट कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन, ये तो पैदा ही नहीं करते, तो फिर ये नॉन लिविंग हुए? नहीं, ये भी लिविंग है, बट ये भी एक, यानी कि रिप्रोडक्शन भी एक डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो रिप्रोडक्शन देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज अ डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपको पता है, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक बोथ कैरेक्टर जो होते हैं वो मिलके कलेक्टिवली दे फॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी। लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो एनाबॉलिक कैटाबॉलिक में क्या है, आपको पता ही है, आपकी बॉडी के अंदर कई केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सेल के अंदर कई केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, जिसमें सिंपल कंपाउंड कंबाइन होके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाते हैं, लाइक यूरिन। ओके, इसे एनाबॉलिक कहेंगे। एंड कैटाबॉलिक प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स कंपाउंडेड ब्रेक डाउन होकर सिंपल कंपाउंड बनाते हैं, जैसे खाने का पचना, दैट इज कैटाबॉलिक एक्टिविटी, और दोनों को एक साथ कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये खास गुण है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग थिंग नहीं करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो है वो नॉन लिविंग थिंग में नहीं होता। तो नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट्स एक्सिबिट मेटाबॉलिक, नो, इट्स नॉट एक्सिबिट, और दे डू नॉट हैव दैट टाइप ऑफ character. Only it is found या performed by cells or living organism, neither non-living. तो metabolism is a definite feature of all living organism without exceptions. And metabolism एक खास character है living organism का. Okay? तो hence cellular organism of the body is the defined features of the life form. आपने अभी बैठा कि उसके क्या क्या कैरेक्टर थे, जो कैरेक्टर हमने डिफाइन किया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का है सेंस टू द सराउंडिंग स्टिमुलस, या कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट, वाटर, टेम्परेचर, पॉल्यूशन, इन सब से सेंस, इन सब के लिए रिस्पॉन्स देते हैं। तो ऑर्गेनिज्म सेंस सराउंडिंग्स या एनवायरमेंट्स। ओके, तो ये भी एक खास कैरेक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक तक क्या कर सकते हैं, कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू देयर एनवायरमेंटल फैक्टर स्टिमुलस। आपको पता है जैसे कि पेड़ पौधे हैं, सूरजमुखी है सूरज की तरफ मुड़ जाती है, जड़ है वो जियोट्रॉपी है, पॉजिटिव जियोट्रॉपी है, जड़ ऑटोमेटिक कहाँ चला जाता है, सेंस करके वो ग्रेविटी की तरफ जाता है। तना हमेशा ऊपर की तरफ ही जाएगा, लाइट की तरफ,
तो वो फोटोट्रॉपिज्म कहता है। उसी तरह से हमें मान लीजिए ठंड लगती है, भूख लगती है, तो हम भी रिस्पॉन्स देते हैं सराउंडिंग से। तो अगर कोई इंसान का ब्रेन डेड हो जाए तो वो तो सेल्फ से कॉन्शियस ही नहीं है, द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियस, तो क्या करेंगे? बाकी ऑर्गन तो काम कर रहे हैं, तो उसको किस में रखेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग? तो दे आर द लिविंग। ओके, तो कॉन्सिक्वेंस क्या है? देयरफॉर बिकम द डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये भी एक प्रॉपर्टी है किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ओके, therefore we can say that the living organism are self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to an external stimuli. ओके, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सारे के सारे अपने लिंक रहते हैं। All living organisms, present, past, future, are linked to one another by the sharing of common genetic material by varying degree. Reproduction से आपको पता है पेरेंट का जो जीन होता है वो जाता है किसमें? बच्चों में, तो या प्रोजेनेसी में, ऑफस्प्रिंग्स में, तो कंटिन्यूटी बनी रहती है आगे से आगे, आगे से आगे, और यही एवोल्यूशन का कारण है। बायोलॉजी लिविंग वर्ल्ड से ही रिलेटेड है, तो यही एवोल्यूशन का कारण है। इस पृथ्वी पे इतनी सारी वैरायटी, इतनी सारे ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी, ये सब किसका कारण है? एवोल्यूशन का। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यही है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एवोल्यूशन जिसका कारण है। ओके, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी, और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पे प्रेजेंट है वो सब कहलाएंगे बायोडाइवर्सिटी के अंदर आएंगे। देखिए, बायोडाइवर्सिटी में इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, अगर एक एक करके उनकी स्टडी की जाए तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और उनका नाम याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। आपको पता है अगर एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है एक ही ऑर्गेनिज्म को, तो इन सारे नाम को स्टैंडर्डाइज किया जाए कि हर जगह पे एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक ही नाम से पुकारा जाए, भले वो जो उनका लोकल नाम है वो अलग अलग हो, लेकिन जो उनका स्टैंडर्ड नाम हो वो एक ही हो। जैसे कि आम का मेंजीफेरा और एक उसकी स्पीसीज़ है इंडिका, तो उनका नाम मेंजीफेरा इंडिका। अब ये बदल सकती है, चावल का ओराइजा स्टाइवा, जैसे गेहूं का ट्रिटिकम स्टाइवम, ये एक सिस्टम है, इसको कहते हैं साइंटिफिकल नेम। तो इसके लिए एक प्रोसेस रखा गया नाम रखने के लिए, उसे कहा गया, उसको कहते हैं हम नॉमिकल्चर, नॉमिनेकल्चर। तो a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world, and this process is called nomenclature. तो डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, उसको अच्छे से पहचानने के लिए हमने नॉमिकल्चर रखा। अच्छा, नॉमिकल्चर जो है वो दो सिस्टम, उसके लिए दो कंपोनेंट ज़रूरी उस वक्त रखा गया। बायोलॉजिस्ट ने, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रखा, कैरोलस लीनियस ने एक सिस्टम दिया नॉमिकल्चर का, बायनॉमिकल्चर। कैरोलस लीनियस, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कैरोलस लीनियस ने, सब बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने बायनॉमिकल्चर दिया सबसे पहले, सारे ऑर्गेनिज्म के नाम रखने के लिए एक सिस्टम दिया। ओके, उसको कहा गया बायनॉमिकल्चर सिस्टम। उसमें सबसे पहला नाम किसी भी प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका जेनेरा का होगा, जेनेरिक यानी जीनस का, और दूसरा उसकी स्पीसीज़ का होगा। जैसे मेंजीफेरा ये उसकी जीन है, और इंडिका ये उसकी स्पीसीज़ है। तो जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक नेम, दो कंपोनेंट दिया, और इस सिस्टम को कहते हैं, दो कंपोनेंट की इस सिस्टम को बायनॉमिकल्चर, इसको दिया था कैरोलस लीनियस ने। ओके, In order to facilitate the study, number of scientists has established, उन्होंने अलग अलग तरीके की, देखिए, प्लांट का नाम और एनिमल का नाम वो एक ही बेस पे अग्री हुए। प्लांट का नाम, साइंटिफिकल नेम रखने के लिए ICB, प्लांट्स के बॉटेनिकल नेम को रखने के लिए ICB ने बॉटेनिकल नेम दिया।
तो प्लांट के नाम को रखने के लिए जो रूल रेगुलेशंस थे, जो साइंटिफिक नाम रखना था, वो ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमिकल्चर। ओके, तो इसमें क्या था, देखिए मैं थोड़ा सा लैंग्वेज पढ़ रही हूँ आपके बुक से। देखिए, in order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each non-organism, जो जाना जाता है organism, and this acceptable to biology all over the world, and for plants scientific name are based on agreed principle and criteria। principle और criteria इसके लिए दिया ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमिकल्चर, और एनिमल के लिए ये सिस्टम दिया किसने, ICZ ने, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमिकल्चर। ओके, और साइंटिफिकल नेम को या पूछा जा सकता है बायोनॉमिकल्चर सबसे पहले किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने। बायोनॉमिकल्चर क्या था, जेनेरिक, पहला 2 कंपोनेंट इसमें होते हैं, पहला जेनेरिक और दूसरा स्पेसिफिक। ठीक है, सॉरी स्पीसीज़ का नाम देता है, जैसे मेंजीफेरा इंडिका। ओके, तो इनके रूल्स का हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं नॉमिकल्चर से रिलेटेड। पहला मैं आपको बता चुकी हूँ वैसे भी कि नॉमिकल्चर के अंदर पहला जो वर्ड होता है वो जीनस को करता है। जैसे मैं लिख देती हूँ आपके, देखिए साइंटिफिकल नाम मैंने आम का लिखा है, मेंजीफेरा इंडिका। लिखने से पहले ये ध्यान रखिएगा, अगर ये बुक में लिखा होता है तो लैटिन वर्ड में लिखा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा तरीके का वर्ड में, लैटिन नेम में लैटिनाइज्ड वर्ड से डिराइव किया जाता है। दूसरा, इसके नाम अगर हम हाथ से लिखते हैं तो पहला कैपिटल लेटर होगा और अंडरलाइन करेंगे, और दूसरा स्मॉल लेटर होगा। तीसरी बात, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करता है जीनस को और दूसरा लेटर रिप्रेजेंट करता है स्पेसीज को। ओके, हाथ से लिखते हैं तो इन दोनों के नीचे अंडरलाइन करते हैं, पहला कैपिटल लेटर होता है और जीनस स्पीसीज का जो लेटर होता है वो स्मॉल लेटर स्टार्ट होता है। ओके, लेकिन अगर बुक में लिखा होता है तो ये लैटिन नेम में लिखा होता है, थोड़ा सा वर्ड जो तिरछा होते हैं अलग तरीके के। ओके, कभी कभी इनमें साइंटिस्ट का नाम भी ऐड कर दिया जाता है, जैसे जिसने इस आम की स्पीसीज इंडिका स्पीसीज को खोजा, मान लीजिए उसका नाम, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने नाम लिख दिया लेन, तो लेनिन ने इसको खोजा, ये भी लिखा हुआ होता है कभी कभी। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म की इतनी डाइवर्सिटी को आसान बनाने के लिए इनका क्लासिफिकेशन किया गया। ओके, तो अभी हमने इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ा, उनकी डाइवर्सिटी पढ़ा, किस तरीके से उन डाइवर्सिटी के नाम रखेंगे ताकि हमारे पढ़ने के लिए कन्वीनियंट हो, हम अच्छे से पढ़ पाएँ। ओके, ये हमने अभी पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे कि और इसको कन्वीनियंट और स्टडी को और ज़्यादा इजी बनाने के लिए क्या किया जाए। एक प्रोसेस लिया जाता है जिसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो इनका क्लासिफाई करते हैं, प्लांट को अलग, एनिमल को अलग, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को अलग अलग किया जाता है। जैसे आप पढ़ चुके हैं मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेला, ये 5 किंगडम जो दिया गया है RH विटेकर के द्वारा। ओके, तो क्लासिफिकेशन 2 किंगडम सिस्टम भी है, 3 किंगडम सिस्टम भी दिया गया, 4 किंगडम भी, 5 किंगडम सिस्टम भी दिया गया, जिसको हम बाद में आगे के नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अगली हम अपने वीडियो में क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।